बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर इन गुड हेल्थ। आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस की एक और थेरी डिस्कस करने जा रहे हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट थेरी है और इसमें टाइम टू टाइम जो है इसमें काफ़ी ट्रांजिशन भी देखने को मिलती है। एवोल्यूशन हुई है थेरी की विद द ड्यू पैसेज ऑफ टाइम एंड दैट थेरी इज़ रियलिज़म। अब हम देखते हैं कि रियलिज़म बेसिकली है क्या। रियलिज़म जो है इट revolves around state, nature of humans and the power of the state। अब वो बात करती है स्टेट की। रियलिस्ट जो है वो कहते हैं कि स्टेट इज़ द यूनिटरी एक्टर। यूनिट एक्टर जो है बेसिकली दैट इज़ स्टेट। ईच एंड एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड स्टेट। और आगे वो कहते हैं कि जो स्टेट है, स्टेट क्या करती है, स्टेट ट्राइज टू अचीव power and then later on it tries to maximize it। ऑन फर्स्ट हैंड स्टेट जो है वो पावर को हासिल करने की कोशिश करती है एंड ऑन द अदर हैंड इट एट द सेम टाइम इट ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स पावर। क्यों वो कहते हैं कि स्टेट ऐसा करती है? क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेट जो है ना इट इज़ मेड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, और जो ह्यूमंस हैं उनकी जो नेचर है वो सेल्फिश है, सेल्फ सेंटर्ड है ह्यूमंस। अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट्स जो ह्यूमंस हैं दे आर सेल्फिश, दे आर सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इसलिए वो क्या करते हैं कि वो अपनी स्टेट की पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, अपनी पावर को गेन करने की कोशिश करते हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और एक इसमें जो अब न्यू रियलिस्ट्स हैं वो बात करते हैं उस स्ट्रक्चर की जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें ऑपरेट करता है, वो भी हम आगे आगे देखेंगे। सबसे पहले रियलिज़म। अब जो रियलिज़म की कोर अजम्पशंस हैं वो हम देखते हैं कि क्या हैं। इट एक्सप्लेन्स इंटरनेशनल रिलेशंस इन टर्म्स ऑफ पावर। रियलिज़म जो थेरी है, जो इसके प्रोपोनेंट्स हैं रियलिस्ट्स जिनको हम कहते हैं, वो इंटरनेशनल रिलेशंस को किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं। दे एक्सप्लेन इंटरनेशनल रिलेशंस इन टर्म ऑफ पावर। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि रियलिज़म जो है वो पावर पॉलिटिक्स की बात करती है। सेकेंड पॉइंट इज़ फाउंडेशन इज़ प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस की जो फाउंडेशन है वो क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। आप क्यों पावर को हासिल करने की कोशिश करते हैं, आप पावर को क्यों जो है वो बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव द डोमिनेंस। आप चाहते हैं कि हम डोमिनेंट, स्टेट्स चाहती हैं। लेट्स सपोज एक रीजन में अगर एक स्टेट जो है वो अपनी पावर को बढ़ाने की कोशिश करती है, इंडिया और पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, साउथ एशिया की बात कर लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अपनी पावर को इस रीजन में, इस खत्ते में क्यों बढ़ाना चाहते हैं? वाई? बिकॉज दे वॉन्ट टू अचीव दैट प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, डोमिनेंस हासिल करने के लिए। थर्ड इज़ डिवेलप्ड इन रिएक्शन टू अ लिबरल ट्रांजिशन ट्रेडिशन दैट रियलिस्ट कॉल्ड आइडियलिज़म। अब वो कहते हैं कि जो रियलिस्ट थेरी है वो एक और थेरी के रिस्पॉन्स में जो है वो डिवेलप हुई और उस थेरी को आइडियलिज़म कहा जाता है। हर थेरी पे एक क्रिटिसिज्म होता है और उस क्रिटिसिज्म के नतीजे में एक न्यू थेरी जो है वो डिवेलप होती है, और इसी तरह से रियलिज़म डिवेलप हुई है आइडियलिज़म के रिस्पॉन्स में। अब आइडियलिज़म को थोड़ा सा देख लेते हैं कि आइडियलिज़म या लिबरलिज़म जो है वो क्या थी। हमने अपने पिछले लेक्चर्स में भी लिबरलिज़म को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फिर से देख सकते हैं क्योंकि जो रियलिज़म है वो इसके रिस्पॉन्स में डिवेलप हुई है आइडियलिज़म के। सो आइडियलिज़म emphasized international law, morality, international organizations as key influences on international events। अब जो आइडियलिस्ट्स हैं, जो प्रोपोनेंट्स ऑफ आइडियलिज़म थेरी हैं, वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज कर रहे हैं? वो इंटरनेशनल लॉ की बात करते हैं, वो मोरालिटी की बात करते हैं, वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं। बेसिकली वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? वो कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं। ऐसी एक सिस्टम होना चाहिए दुनिया में, वो कहते हैं कि जिससे कॉन्फ्लिक्ट को, इंटरनेशनल इवेंट्स को जो है वो इन्फ्लुएंस करें और कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले उन्होंने मोरालिटी की, इंटरनेशनल लॉज की बात की है कि कोई ऐसे दुनिया में कवानीन होने चाहिए जिनको उन्होंने इंटरनेशनल लॉ का नाम दिया है, ताकि क्या किया जा सके, कॉन्फ्लिक्ट और वॉर को जो है वो अवॉइड किया जा सके बिटवीन द स्टेट्स।
सेकंड पॉइंट है आइडियलिज्म का, ह्यूमन नेचर बेसिकली गुड। वो क्या कहते हैं कि जी ह्यूमन नेचर जो है वो गुड है। इसके रिस्पॉन्स में रियलिस्ट्स ने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा है वो हम आगे भी देखते हैं। लेकिन आइडियलिस्ट जो है वो ह्यूमन नेचर को क्या मान रहे हैं कि जी अच्छी होती है, इंसान जिस फितरत में पैदा हुआ है, जो उसकी इनएट करेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ बेसिकली गुड। इंटरनेशनल सिस्टम इज़ a community of states with the potential to work together to overcome mutual problem। इंटरनेशनल सिस्टम वो कहते हैं, आइडियलिस्ट कहते हैं कि इट इज़ अ कम्युनिटी ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की एक कम्युनिटी है और उनमें पोटेंशियल है टू वर्क टुगेदर टू ओवरकम म्यूचुअल प्रॉब्लम्स, और उनमें पोटेंशियल है कि वो एक साथ मिल के जो है वो काम करें और जो उनको पोटेंशियल म्यूचुअल थ्रेट्स या प्रॉब्लम है उनको वो ओवरकम करें या सॉल्व करें। Idealists particularly active between World War I and World War II। World War I और World War II के बीच का जो पीरियड था, World War I almost ended in 1980। 1918 में World War I ख़त्म होती है और 1939 में जो है वो World War II स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो वर्ल्ड वॉर I और वर्ल्ड वॉर II के बीच का जो पीरियड था, इसमें आइडियलिज़म जो है वो कहते हैं कि वो एक्टिव था। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड वॉर I देखी हुई थी, तो दे टॉक अबाउट द पीस, दे टॉक अबाउट मोरालिटी, दे टॉक अबाउट सम इंटरनेशनल लॉज, ताकि जो फ्यूचर की वॉर्स हैं उनको अवॉइड किया जा सकते। इस एरा में आइडियलिस्ट जो थे वो एक्टिव थे। अब लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ रियलिज़म, अब जो रियलिज़म के प्रोपोनेंट्स हैं, जो मेजर ऑथर्स हैं रियलिस्ट के, रियलिज़म के, उनमें सबसे पहले आ जाते हैं सॉन्टूस, थ्यूसिडाइड्स, मैकियावेली, हॉब्स और मॉर्गेंथो। ये जो हैं 4-5 जो हैं ये टॉप प्रोपोनेंट्स ऑफ रियलिज़म है, जो बेसिकली जिनको हम रियलिस्ट्स कहते हैं। आगे हम देखते हैं कि ये क्या बात करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ रियलिज़म, अब हम एलिमेंट्स ऑफ रियलिज़म में जो कोर अजम्पशन है रियलिज़म की, जो उनके मेन आइडियाज़ हैं, कोर अजम्पशंस मींस जो उनके बेसिक मेन आइडियाज़ हैं वो क्या हैं वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वो जी कहते हैं कि पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर जो है इट इज़ पेसिमिस्टिक, अ कन्विक्शन दैट इंटरनेशनल रिलेशंस आर नेसेसरीली कन्फ्लिक्चुअल। दूसरा वो बात करते हैं, वो कहते हैं कि ये लाजमन तौर पे ये बात है कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, द रिलेशंस बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स, वो कॉन्फ्लिक्चुअल होंगे, दे आर बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट एंड दैट इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट आर अल्टीमेटली रिजॉल्व बाय वॉर। और दूसरा वो कहते हैं कि वो जो कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस हैं बिटवीन स्टेट्स वो रिजॉल्व किस तरह से होंगे, देयर इज़ ओनली वन वे टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस बिटवीन टू और मोर स्टेट एंड दैट इज़ वॉर। आगे वो कहते हैं कि अ हाई रिगार्ड फॉर द वैल्यू ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड स्टेट सर्वाइवल, जो स्टेट का सर्वाइवल और सिक्योरिटी है वो किस चीज़ के हैं और वो रिस्क पे होते हैं। अ बेसिक skepticism that there can be progress in international politics that is comparable to that in domestic political life। According to Smith, स्मिथ जो है वो एक थिंकर है, एक फ़िलासफ़र है। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि द 3 कोर अजम्पशंस ऑफ रियलिज़म आर ग्रुपिज़म, ईगोइज़म एंड पावर सेंट्रिज़म। वही बात जो हमने ऊपर की है, ग्रुपिज़म होता है जो ताकतवर स्टेट्स होती हैं वो आपस में ग्रुप्स बना लेती हैं इन ऑर्डर टू हेजमोनाइज, इन ऑर्डर टू गेन द डोमिनेंस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। ईगोइज़म में यहाँ पे ह्यूमन नेचर की बात आती है कि ह्यूमन नेचर आर सेल्फिश या सेल्फ सेंट्रिक होते हैं ह्यूमंस, जो कि पेसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर की बात हुई है। आगे वो कहते हैं कि पावर सेंट्रिज्म, और सारी की सारी जो गेम है ये है इन ऑर्डर टू अचीव एंड मैक्सिमाइज द पावर ऑफ अ स्टेट। These ideas and assumptions steer the thought of most leading realist higher theories। बोलते हैं कि जो मोस्ट लीडिंग theorist हैं, रियलिस्ट्स हैं, उनके यही व्यूज़ हैं। ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश, जो रिलेशंस बिटवीन द स्टेट्स हैं दैट आर कॉन्फ्लिक्चुअल, और वो किस तरह से रिजॉल्व होंगे, दे कैन बी रिजॉल्व ओनली थ्रू वॉर। सो दीज आर द बेसिक आइडियाज़ ऑफ रियलिज्म। Further, for realists, the main actor on the world stage are states,
विच आर लीगली सॉवरेन एक्टर्स। वो रियलिस्ट्स कहते हैं कि इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनकी जो वर्ल्ड स्टेज है, उनके मेन एक्टर्स कौन है, मेन प्लेयर्स कौन है। स्टेट्स आर द मेन एक्टर्स, स्टेट्स आर द मेन प्लेयर्स विच आर लीगली सॉवरेन एक्टर्स। और उनको उसने सॉवरेन एक्टर्स का नाम दिया है। सॉवरेनिटी मीन्स सुप्रीम। सॉवरेनिटी जो है इट इज़ लिंक्ड टू सुपरमेसी, किसी चीज़ की आप जो है सुपरियॉरिटी की बात करते हैं। सो स्टेट्स आर sovereign, states are supreme above each and everything according to realists. Other actors all have to work within the framework of inner state relations। वो कहते हैं कि जो दूसरे एक्टर्स हैं उनको क्या करना होता है, उनको जो है विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्टेट काम करना होता है। जो स्टेट का फ्रेमवर्क है इंटरनेशनल रिलेशंस में, वो कहते हैं कि और भी एक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट स्टेट इज़ द यूनिटरी एक्टर, स्टेट इज़ द मेन प्लेयर। बाकी भी एक्टर्स हैं जिसमें आपके नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं, जिसमें आपके और डिफरेंट जो है वायलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हर तरह के एक्टर्स हैं, एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन स्टेट जो हैं वो मेन एक्टर्स हैं और बाकी तमाम एक्टर्स को वो उस फ्रेमवर्क के अंडर काम करना पड़ता है जो कि एक स्टेट जो है वो डिज़ाइन करती है या बनाती है। इससे साबित ये होता है कि जो बाकी तमाम एक्टर्स हैं दे आर लेस इम्पॉर्टेंट, दे आर लेस सुपीरियर। स्टेट्स आर ओनली सॉवरन, स्टेट्स आर सुपीरियर अबव ऑल according to realists. As for what people's states to act as they do, realists see human nature as key। वो यहाँ पे अब ह्यूमन नेचर की रियलिस्ट्स बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ह्यूमन जो नेचर है ना, दैट इज़ वेरी इसेंशियल। स्टेट्स जो हैं उसी तरह से एक्ट करती हैं जिस तरह से उनको ह्यूमंस जो है वो ऑपरेट करना चाहते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट्स ह्यूमन नेचर इज़ सेल्फिश, इगोइस्टिक, सेल्फ सेंटर्ड। Thus, they desire to enjoy an advantage over other and to avoid domination by others is universal। क्योंकि वो कहते हैं कि ह्यूमंस जो हैं दे आर सेल्फिश, इसलिए उनकी क्या ख्वाहिश होती है, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो जो है वो एडवांटेजेस, प्रिविलेजेस इंजॉय करें जो कोई और इंजॉय ना कर रहा हो। और वो कब हो सकता है, जब आपके पास मैक्सिमम पावर होगी इन द इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। As a result, world politics represents a struggle for power between states, each trying to maximize their national interest। और वो कहते हैं कि इस सेल्फिश ह्यूमन नेचर के नतीजे में क्या होता है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वो एक पावर स्ट्रगल बन जाती है, किसके बीच में, बिटवीन द स्टेट्स। और हर स्टेट जो है वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करती है इन ऑर्डर टू अचीव देयर नेशनल इंटरेस्ट। क्योंकि जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स नेवर एवर कंप्रोमाइज़ ऑन देयर नेशनल इंटरेस्ट। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है कि इन इंटरनेशनल रिलेशंस, इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टेट्स जो हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती और अपने नेशनल इंटरेस्ट को गेन करने के लिए हर स्टेट की क्या कोशिश होती है कि वो अपनी पावर को मैक्सिमाइज़ करे। क्योंकि जब आपके पास पावर होगी तभी आप अपने जो इंटरेस्ट्स हैं आप उनको गेन कर सकेंगे और उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ द एरियाज़ में सर्व कर सकेंगे। जैसे कि अमेरिका है, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। अमेरिका है बीइंग द सुपर पावर, अमेरिका क्या करता है, डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड में अपने इंटरेस्ट को किस तरह से वो गेन कर रहा है, किस तरह से सर्व कर रहा है, पावर का इस्तेमाल करके ना। इसलिए उसने पावर अचीव की, इसलिए उसने पावर गेन की ताकि अपने इंटरेस्ट को वो दुनिया के डिफरेंट एरियाज़ में गेन कर सके। अब यही चीज़ चाइना कर रहा है और डिफरेंट जो ताकतवर ममालिक हैं उनकी भी यही स्ट्रेटजी है। सच ऑर्डर एज एग्जिस्ट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज़ द रिजल्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ मैकेनिज्म नोन एज द बैलेंस ऑफ पावर। अब वो कहते हैं कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो एग्जिस्ट करता है वर्किंग मैकेनिज़्म, इसको बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं। बैलेंस ऑफ पावर ये होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट या राइवलरी होती है, लेट्स सपोज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हम देखते हैं कि सिंस द इंसेप्शन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, जब से दोनों बने हैं 1947 में, दोनों के बीच में एक अनएंडिंग राइवलरी है। दोनों जो हैं वो राइवल्स हैं और इस रीजन में जो है दोनों के बीच में एक पावर स्ट्रगल है।
अब इंडिया और पाकिस्तान की क्योंकि बहुत ही पुरानी राइवलरी है, वो क्या करते हैं, वो अपनी पावर को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं रीजन में। अब पावर बैलेंस किस तरह से होती है, इसमें हम एग्जांपल देख लेते हैं। न्यूक्लियर जो है एक्सप्लोजन या न्यूक्लियर टेस्ट 1947 में इंडिया ने जो है वो न्यूक्लियर टेस्ट्स किए और डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ न्यूक्लियर स्टेट। अब क्या हो गया, पावर का जो बैलेंस था, जो इक्विलिब्रियम था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो डिस्टर्ब हो गया। इंडिया जो है वो न्यूक्लियर हो गया, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं थी, although both are the rivals in the region. Soon after India declare themselves as nuclear, पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जो है वो अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम करना शुरू कर दिया। हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो बिल्ड करना शुरू कर दिया और इन 1998 हमने भी खुद को न्यूक्लियर डिक्लेयर कर दिया एंड पाकिस्तान आल्सो बिकेम एज द न्यूक्लियर पावर ऑफ द वर्ल्ड। सो उस पावर को हमने बैलेंस कर दिया, जिसका बैलेंस जो इक्विलिब्रियम ख़राब हो गया था 1947 में इंडिया के न्यूक्लियर होते साथ ही, जो पावर बैलेंस जो है वो एक डिस्टर्ब हो गया था, उसको पाकिस्तान ने 1998 में बैलेंस कर दिया। सो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर। और रियलिस्ट इसकी भी बात करते हैं, वो कहते हैं कि पावर स्ट्रगल है बिटवीन द स्टेट्स। हर स्टेट जो है वो पावर अचीव करने की कोशिश करती है और उस पावर को बैलेंस करने के लिए जो बाकी स्टेट्स हैं, दे आल्सो ट्राई टू गेन एंड मैक्सिमाइज देयर पावर। सॉरी, दिस ऑब्टेन्स व्हेन स्टेट्स एक्ट टू प्रिवेंट एनी अदर स्टेट डोमिनेटिंग। वही बात जो मैंने आपको बताई कि स्टेट्स क्या करती हैं पावर बैलेंस को पावर करने की, ताकि दूसरी स्टेट की जो डोमिनेंस है, हेजमनी है, उसको काउंटर या प्रिवेंट किया जा सके। दस वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट बार्गेनिंग एंड अलाइंसेस। आगे वो बात करते हैं, रियलिस्ट्स जो हैं वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी इज़ अ की टूल फॉर बैलेंसिंग वेरियस नेशनल इंटरेस्ट। अब डिप्लोमेसी क्या होती है, डिप्लोमेसी इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ कंडक्टिंग इंटरनेशनल निगोशिएशंस बिटवीन द स्टेट्स। डिप्लोमेसी वो टूल है जिसके ज़रिए हम दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के दरमियान में इंटरनेशनल निगोशिएशंस को, बातचीत को कंडक्ट करते हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड डिप्लोमेसी। वो कहते हैं कि डिप्लोमेसी के ज़रिए भी जो है वो स्टेट्स अपने नेशनल इंटरेस्ट को बैलेंस कर सकती हैं। इट इज़ आल्सो अ की टूल। ठीक है, कि आप बातचीत करें, आप एक दूसरे के साथ निगोशिएट करें ऑन वेरियस पॉइंट्स, ऑन वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, ऑन वेरियस कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज़। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट, वो क्या है, वो कहते हैं कि जी इम्प्लीमेंटिंग स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी इज़ मिलिट्री फोर्स। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कहते हैं कि मिलिट्री जो फोर्स है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल फॉर अ कंट्री। अब मिलिट्री फोर्स में देखें फिर किस चीज़ की बात हो रही है, फोर्स की बात हो रही है, पावर की बात हो रही है। वो कहते हैं कि अगर आपकी पास मिलिट्री फोर्स इनफ है तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी फॉरेन पॉलिसी को जो है वो अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दुनिया में। और फॉरेन पॉलिसी जो है, फॉरेन पॉलिसी बेसिकली एक मुल्क के दूसरे तमाम दुनिया के साथ जो बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात होते हैं उनको कैरी करती है। सिंस द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ एनार्किक, आगे रियलिस्ट क्या बात कर रहे हैं थर्ड पॉइंट में इस स्लाइड की, दे आर सेइंग दैट सिंस द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ एनार्किक, वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज़ अ सेल्फ हेल्प सिस्टम। अब उन्होंने यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम की बात की है, पहले वो स्टेट की बात कर रहे थे कि हाउ स्टेट्स जो हैं दे एक्ट, उन्होंने ह्यूमन बिहेवियर की बात की कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, अब वो इंटरनेशनल सिस्टम की बात कर रहे हैं। थर्ड उनका जो पॉइंट है दैट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम, और इंटरनेशनल सिस्टम को उन्होंने इनार्किक कहा है। अब इनार्की क्या होती है, इनार्की का मतलब होता है इंतशार, कयास। ठीक है, कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो है वो कयास है, डिसऑर्डर है, एनार्की है इंटरनेशनल सिस्टम में। ठीक है, नथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। एनार्की का मतलब ये होता है कि डिसऑर्डर है, कयास है। अब वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम इज़ एनार्किक, इंटरनेशनल सिस्टम में तो है ही डिसऑर्डर, इंतशार है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज़ अ सेल्फ हेल्प सिस्टम। सो द वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है वो सेल्फ हेल्प सिस्टम है। नेक्स्ट पॉइंट पे वो कहते हैं द एंड्स कैन बी अचीव थ्रू कोऑपरेशन। एंड जो है वो कोऑपरेशन के थ्रू अचीव किया जा सकता है, बट द पोटेंशियल फॉर कॉन्फ्लिक्ट इज़ एवर प्रेजेंट। वो कहते हैं कि आप कोऑपरेशन से, आप निगोशिएशन से
अब बातचीत से हो सकता है कि कोई पीसफुल एंड अचीव कर लें, रियलिस्ट कहते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट का जो पोटेंशियल है वो हमेशा मौजूद रहता है बिटवीन द बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स। न्यू रियलिज़म, आगे जी एक न्यू रियलिज़म की एक टाइप है, इसको हम फर्दर जो है अपनी कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी छोटा सा उसको एक ग्लिम्स दिया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं क्विकली। न्यू रियलिज़म हैज़ इमर्ज एंड एम्फसाइजेज द इम्पोर्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। अब ऊपर देखिए रियलिस्ट ने इंटरनेशनल सिस्टम की बात की है, तो वो कहते हैं कि बाद में जी एक न्यू रियलिज़म की भी एक और टाइप जो है वो डेवलप हुई है, जिसको न्यू रियलिज़म कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं, जिनको हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं। अब रियलिज़म की एक जो ओल्डेस्ट टाइप है, जो इनिशियल स्टेज ऑफ रियलिज़म है, उसको क्लासिकल रियलिज़म कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि जी क्लासिकल रियलिज़म बेसिकली है क्या। Thucydides, Machiavelli, Hobbes, and indeed all classical realists share the view of power politics. अब आपने एक बात याद रखनी है कि जो पीपीएससी के पेपर्स आते हैं, ठीक है, जो जिन एमसीक्यूज बेस्ड जो पेपर्स आते हैं, उनमें ये जो ऑथर्स के फिलोसफर्स के नाम होते हैं ये पूछा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए जो थ्यूसिडाइड्स है, मैकियावेली, हॉब्स है, दे आर रियलिस्ट, और कौन सी रियलिज़म की कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, क्लासिकल रियलिज़म में फॉल करते हैं। ये आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है। अब वो कहते हैं कि जी जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं ये क्या करते हैं, पावर पॉलिटिक्स को, ठीक है, ये सारे जो हैं दे आर एग्री ऑन पावर पॉलिटिक्स। फॉर देम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ एन एरिना ऑफ राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर बिटवीन स्टेट्स। अब उनके क्लासिकल जो रियलिस्ट हैं वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को किस तरह से देखते हैं, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना राइवलरी है, राइवलरी का मतलब होता है दुश्मनी, कॉन्फ्लिक्ट है और वॉर है बिटवीन द स्टेट्स, ठीक है। वो तो जी बस यही देख रहे हैं कि वॉर है, कॉन्फ्लिक्ट है और राइवलरी है। आगे देखते हैं क्लासिकल रियलिस्ट थ्योरी इज प्राइमरी अ थ्योरी ऑफ सर्वाइवल। देन दे से why there is rivalry, why there is conflict, why there is war between the state, because of the survival of the state। वो स्टेट के सर्वाइवल को अब इन पॉइंट्स के साथ लिंक कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि स्टेट तभी सर्वाइव कर सकती है जब वो दूसरों के साथ फाइट करने की पोजीशन में होगी। दे आर लिंकिंग द राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर विद द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। क्लासिकल रियलिस्ट्स हैं। थ्यूसिडाइड्स क्या कहते हैं, who lived in the era of ancient Greek city-states, brand of realism was naturalistic। अब जो थ्यूसिडाइड्स हैं वो जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, आपको पता है ग्रीक सिटी स्टेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है, प्लेटो और एरिस्टोटल के ज़माने में एक ग्रीक सिटी स्टेट्स थी जिसकी एक आइडियल पॉपुलेशन 5040 बताई थी, प्रॉबेबली प्लेटो ने, आई गेस, ठीक है। तो ग्रीक सिटी स्टेट्स की ना, अब जो आप मॉडर्न नेशन स्टेट को देखते हैं जिसमें हम आजकल 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, ये हमेशा से ऐसी नहीं थी, ठीक है। शुरू में जो लोग हैं वो जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज़ की फॉर्म में रहते थे। लेटर ऑन दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू क्लैन्स, फिर ट्राइब्स का कॉन्सेप्ट आता है, फिर उसके बाद एम्पायर्स आते हैं डिफरेंट, एंड देन लेटर ऑन ग्रीक सिटी स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है, और उसके बाद 1648 में विद द ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया हम देखते हैं कि एक मॉडर्न नेशन स्टेट जो है दुनिया के नक्शे पे उभरती है। सो दिस इज़ हाउ द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट टुक प्लेस। अब वो कहते हैं कि थ्यूसिडाइड्स जो हैं वो ग्रीक सिटी स्टेट के ज़माने में थे, ठीक है, और वो क्या बात करते हैं, ही बिलीव दैट स्टेट्स वर हाईली अनइक्वल इन देयर पावर्स एंड कैपेबिलिटीज़ एंड एज सच ही एच देम टू अडॉप्ट इन ऑर्डर टू सर्वाइव। अब थ्यूसिडाइड्स कहते हैं कि जब ग्रीक सिटी स्टेट्स थी, क्योंकि उसी ज़माने के रियलिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि जो पावर है इट वाज अनइक्वल बिटवीन द स्टेट्स। तमाम जो ग्रीक सिटी स्टेट्स थी उनकी पास एक जितनी पावर नहीं थी, एक जितनी उनकी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो इसलिए स्टेट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी था कि जो स्टेट हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो। ही फर्दर professes the ethics of caution and prudence as well as foreknowledge and good judgment if a country is to survive and prosper।
इन ही स्टडी ऑफ द फिलिपोनियन वॉर। अब ये आपने लाजमी याद रखना है, फिलिपोनियन वॉर जो है ना ये थ्यूसिडाइड्स का पीस ऑफ वर्क है, ठीक है। ये भी पेपर में जो FCPS के या UPSC के पेपर्स हैं उनमें भी ये MCQs आ सकता है। अब अपने वो इसमें क्या कह रहे हैं अपनी इस स्टडी में, ही आर्ग्यूज़ दैट जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशन इज़ नॉट अबाउट इक्वल ट्रीटमेंट बट नोइंग यूर प्रॉपर प्लेस। वो कहते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जस्टिस ये नहीं है कि तमाम स्टेट्स को, तमाम एक्टर्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, बल्कि जस्टिस ये है कि आपको ख़ुद को अपनी प्रॉपर जो प्लेस है, प्रॉपर जगह है वो पता हो। ये थ्यूसिडाइड्स जो हैं अपनी फिलिपोनियन वॉर में कहते हैं, ठीक है। आगे जो है वो एक छोटी सी कोटेशन दी हुई है जो इसी बात को फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए है। आगे हैं जी नेक्स्ट क्लासिकल रियलिस्ट मैकियावेली। मैकियावेली ने की बड़ी एक फेमस जो है बुक है, पीस ऑफ वर्क है, दैट इज़ द प्रिंस। इसका नाम लाजमी तौर पे याद रखना है, अक्सर ये पेपर्स में पूछा जाता है। अब द प्रिंस में वो क्या बात करते हैं, मैकियावेली जो है वो पावर की डिसेप्शन की बात कर रहे हैं। वो कहते हैं ये जो दो चीज़ें हैं दे आर इसेंशियल मीन्स फॉर द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट के पास क्या होनी चाहिए, पावर, ताकि अपनी उस पावर को जो है यूज़ करके, उस पावर को यूटिलाइज़ करके अपनी फॉरेन पॉलिसी के जो एजेंडाज हैं जिनमें उसके डिफरेंट नेशनल इंटरेस्ट होते हैं उनको अचीव कर सके। मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलर इज़ टू सीक द एडवांटेजेस। आगे जो मैकियावेली हैं वो रूलर की भी बात कर रहे हैं। फ्रॉम हेयर रूलर्स मीन द मैन हु इज़ रूलिंग अ कंट्री। लीडर क्या है समझ लें आप, लीडरशिप की भी वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि ये लीडरशिप की, ये रूलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो किस तरह से एडवांटेज उठाता है, किस तरह से फ़ायदा लेता है, एंड डिफेंड द इंटरेस्ट ऑफ देयर स्टेट एंड दस इंश्योर इट्स सर्वाइवल। अब देखिए मैकियावेली ने ना पावर के साथ साथ एक और चीज़ बात की है। वो कहते हैं कि ठीक है स्टेट के पास पावर बहुत ज़रूरी है, पावर तो पहले नंबर पे आ गई ना, इट इज़ तो एसेंशियल, ठीक है। दूसरी चीज़ वो लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। वो कहते हैं कि लीडरशिप क्वालिटीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है और ये लीडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी उस पावर को किस तरह से यूटिलाइज़ करता है और किस तरह से जो अपनी स्टेट के इंटरेस्ट्स हैं उनको डिफेंड करता है और स्टेट का जो सर्वाइवल है उसको सिक्योर करता है। सम टाइम स्टेट के पास पावर तो होती है लेकिन स्टेट के पास वो लीडरशिप, वो विजन नहीं होती जिससे वो अपने उस पोटेंशियल को जो है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट इम्प्लीमेंट कर सके, अपने एजेंडाज़ को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को, अपने सर्वाइवल को अचीव करने के लिए, गेन करने के लिए। स्टेटमैन मस्ट बी बोथ लायन एंड फॉक्सेस, ठीक है। ये मैकियावेली फिर वही स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेटमैन मीन्स लीडर। The overriding Machiavelli assumption is that the world is a dangerous place but also an opportunate place too. वो कहते हैं कि मैकियावेली कह रहे हैं कि वर्ल्ड जो है वो डेंजरस प्लेस तो है, राइवलरी, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, ईच एंड एवरीथिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन एट द सेम टाइम अपॉर्चुनिस्ट प्लेस भी है, आप किस तरह से इससे फ़ायदा ले सकते हैं। द कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज़ बेस्ड ऑन द इंटेलिजेंट calculation of one's power and interests against those of rivals and competitors। आप फॉरेन पॉलिसी को कहते हैं कि आप जो है किस चीज़ पे बेस करती है फॉरेन पॉलिसी का, इंटेलिजेंट कैलकुलेशन ऑफ वंस पावर एंड इंटरेस्ट। आप इंटेलिजेंटली कैलकुलेट करें अपने जो राइवल्स हैं, जो आपके कंपिटिटर्स हैं, जो आपके एनिमीज़ हैं, आप उनकी पावर को भी इंटेलिजेंटली कैलकुलेट करें। ऐसे नहीं कि आप जो अपनी फॉरेन पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट कर दें, नहीं। फॉरेन पॉलिसी की जो सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन या कंडक्ट उसी सूरत हो सकता है जब आप इंटेलिजेंटली उसके प्रोज एंड कॉन्स भी पहले देखें। मॉरल एथिक्स एज द हाइट ऑफ पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आगे एक और बात करते हैं। द फंडामेंटल वैल्यूज़ आर द सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल ऑफ द स्टेट। सिक्योरिटी और स्टेट का जो सर्वाइवल है, दीज आर फंडामेंटल अकॉर्डिंग टू मैकियावेली, जो कि क्लासिकल रियलिस्ट है। हमने थ्यूसिडाइड्स को देखा, मैकियावेली को देखा। आगे जो है वो मैकियावेली वो एक उनके कुछ और पॉइंट्स हैं वो भी हम देख लेते हैं। बी अवेयर ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, ठीक है। वो कहते हैं कि आप अवेयर रहें कि आपकी सराउंडिंग में, आपके इन्वायरमेंट में क्या हो रहा है। डू नॉट वेट फॉर थिंग्स टू हैपन
एंटिसिपेट द मोटिव्स एंड एक्शंस ऑफ अदर, डू नॉट वेट फॉर अदर्स टू एक्ट। आप जो है वो एंटिसिपेट करें, अपने एक्शन से जो है वो एंटिसिपेट करें दूसरों के, ना कि आप वेट करें दूसरों का। मैकियावेली कहते हैं द प्रूडेंट स्टेट लीडर एक्ट टू वार्ड ऑफ एनी थ्रेट posed by his or her neighbors. He or she should be prepared to engage in preemptive war। वो कहते हैं कि एक लीडर को मैकियावेली कहते हैं जो क्लासिकल रियलिस्ट हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि स्टेट जो है अकॉर्डिंग टू द रियलिस्ट, स्टेट जो है हर वक्त वो रिस्क पे है, उसको एक थ्रेट है, और अपने नेबर से उन थ्रेट्स को डील करने के लिए स्टेट को क्या करना चाहिए, स्टेट को वो कहते हैं कि प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए रेडी रहना चाहिए। कि जी द रियलिस्ट स्टेट लीडर इज़ अलर्ट टू ऑपरेट इन और टू अपॉर्चुनिटीज़ इन एनी पॉलिटिकल सिचुएशन एंड इज़ प्रिपेयर्ड एंड इक्विप्ड टू एक्सप्लॉइट दैम। रियलिस्ट स्टेट का जो लीडर है वो कहता है कि उसको हर वक्त अलर्ट रहना चाहिए। रहना क्या चाहिए, ही इज़ अलर्ट टू अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए इन एनी पॉलिटिकल सिचुएशन, किसी भी तरह की पॉलिटिकल सिचुएशन में। वो कहते हैं कि एक जो रियलिस्ट स्टेट का लीडर होता है उसको हर वक्त तैयार रहना चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ को गेन करने के लिए, और हर टाइम जो है वो दूसरों को एक्सप्लॉइट करने के लिए तैयार रहना चाहिए। एज लॉन्ग एज पॉसिबल अ प्रिंस लीडर should not stray from the good, but he should know how to enter into evil when necessary commands। वो कहते हैं कि जो एक लीडर है उसको पता होना चाहिए कि जब भी ज़रूरत हो तो उसकी क्या कमांड होनी चाहिए, एट द टाइम ऑफ द नीड व्हाट हिज कमांड शुड बी। ठीक है, मैकियावेली जो है वो लीडर की बात कर रहे हैं। अल्टीमेट स्किल ऑफ द लीडर इज़ टू एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट टू द चेंजिंग पावर। कहते हैं कि अल्टीमेट जो स्किल्स हैं वो एक लीडर के वो क्या हैं कि वो जो चेंजिंग इन्वायरमेंट है, जो पावर पॉलिटिक्स है या उसके डायनामिक्स में जो एक चेंज आ रहा है वो उसको एक्सेप्ट और अडॉप्ट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये नहीं है कि वो अपने व्यूज़ में रिजिड हो, बल्कि इन्वायरमेंट के में जैसे जैसे चेंज आए वो भी उसी के साथ साथ अपनी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं और अपना जो प्लान ऑफ एक्शन है उसको चेंज कर रहे इन ऑर्डर to ensure the survival of his state। नेक्स्ट जो क्लासिकल रियलिस्ट्स हैं दैट इज़ थॉमस हॉब्स। ये सारे जो हैं वो बात वॉर की कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट की कर रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स की कर रहे हैं, लेकिन सबका जो अंदाज़ बयान है वो कदरे मुख्तलिफ है। द स्टेट ऑफ नेचर इज़ अ परमानेंट स्टेट ऑफ वॉर ऑफ एवरी मैन अगेंस्ट एवरी मैन। वो कहते हैं कि जो नेचर है परमानेंट स्टेट की वो क्या है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हर वक्त वॉर करना या वॉर के लिए तैयार रहना। मैन एस्केप सर्वाइव थ्रू द क्रिएशन ऑफ द सॉवरेन स्टेट। और वो क्या कहते हैं कि जो मैन है वो किस तरह से सर्वाइव कर सकता है, वो वॉर से किस तरह से एस्केप कर सकता है, थ्रू द क्रिएशन ऑफ सॉवरेन स्टेट टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम बोथ इंटरनल डिसऑर्डर्स एंड फॉरेन एनिमीज़। और वो सॉवरेन स्टेट का काम क्या होता है कि वो अपने सिटीजन्स को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के जो थ्रेट्स हैं उससे प्रोटेक्शन दे। मैन एंड वोमेन कोऑपरेट पॉलिटिकली बिकॉज ऑफ देयर फियर ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय नेबर्स। अब वो कहते हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं वेदर दे आर मैन और वोमेन, वाई दे पोलिटिकली कोऑपरेट बिकॉज ऑफ देयर फेयर ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय देयर नेबर्स, ताकि उनके जो नेबर्स हैं वो उनको कोई ख़तरा ना पहुंचा सके। ये उनके दिल में एक फेयर होता है, इसलिए वो पॉलिटिकली कोऑपरेट करते हैं। और इस कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोऑपरेट करेंगे दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल्स तो हम ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ठीक है, द कोर वैल्यू ऑफ हॉब्बिजियन रियलिज्म इज़ डोमेस्टिक पीस। हाउएवर जो हॉब्स हैं वो क्या कहते हैं कि डोमेस्टिक पीस को इंश्योर करना चाहिए। डोमेस्टिक पीस का मतलब है विद इन द स्टेट के अंदर डोमेस्टिक लेवल पे। इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायलेमा की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायलेमा है। अब इंटरनेशनल सिक्योरिटी डायलेमा किस तरह से है, क्योंकि जो स्टेट्स हैं दे आर इन पावर स्ट्रगल विद ईच अदर। नो पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अ वर्ल्ड गवर्नमेंट वो इंटरनेशनल लेवल पे वो कहते हैं कि कोई एक सिंगल अथॉरिटी या एक गवर्नमेंट बनाने की कोई पॉसिबिलिटी जो है वो नज़र नहीं आती बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ वेरियस एक्टर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम।
According to Hobbes, states can contract treaties to govern their affair. However, हॉब्स क्या कहते हैं कि वो कहते हैं कि एक सूरत हाल है कि जो स्टेट हैं वो एक दूसरे के साथ ट्रीटीज़ करें, एग्रीमेंट्स करें, अलाइंसेस करें, ठीक है। Thus, the classical realism of Hobbes emphasizes both military power and international law. वो कहते हैं कि मिलिट्री पावर की बात तो कर ही कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनेशनल लॉ की भी बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ की बात यहाँ पे उन्होंने जो ट्रीटीज़ की बात की है, ठीक है। बेसिकली ही इज़ टॉकिंग अबाउट सम इंटरनेशनल लॉज, ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स बिटवीन स्टेट्स। जब स्टेट उनको प्रैक्टिस करेंगी तो वो क्या बन जाएंगे, वो इंटरनेशनल लॉ बन जाएगा। अब समरी ऑफ क्लासिकल रियलिज्म हम देख लेते हैं कि क्या था। फर्स्ट, दे एग्री दैट ह्यूमन कंडीशन इज़ अ कंडीशन ऑफ इनसिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट विच मस्ट एड्रेस एंड डेल्ट विद। जो कहते हैं कि ह्यूमन जो कंडीशंस है वो ह्यूमन्स आर इनसिक्योर, ठीक है, और वो क्या कहते हैं, वो हर वक्त कॉन्फ्लिक्चुअल उनकी साइड रहती है। सेकेंड, दे एग्री दैट देयर इज़ अ बॉडी ऑफ पोलिटिकल नॉलेज टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल। इस सिक्योरिटी और सर्वाइवल को का जो प्रॉब्लम है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इसको डील करने के लिए एक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ये हम अब जो हमने पिछले सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं क्लासिकल रियलिज्म की, हम ये उनकी समरी देख रहे हैं। फाइनली, दे एग्री दैट देयर इज़ नो एस्केप फ्रॉम दिस ह्यूमन कंडीशन विच इज़ परमानेंट। एंड पे वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो सेल्फिश है, वो इगोइस्टिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, और इससे जो है वो बचा नहीं जा सकता। This pessimistic view is at the heart of the higher theory of the leading new classical realist of the 20th century, हॉन्स जे मॉर्गेंथ्यू। अब ये जो पैसिमिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर है, इसने किस चीज़ को डेवलप किया, इसने जो है वो न्यू क्लासिकल रियलिस्ट को, अभी हमने क्लासिकल रियलिस्ट पढ़े हैं, एक और टाइप है न्यू क्लासिकल रियलिस्ट जो कि 20th सेंचुरी में जो है वो डेवलप हुए हैं। उनके जो मेन प्रोपोनेंट है हैंस जे मॉर्गेंथ्यू, उसको उन्होंने डेवलप किया है। अब न्यू क्लासिकल रियलिज्म के जो प्रोपोनेंट है दैट इज़ हैंस जे मॉर्गेंथ्यू। इनकी एक बड़ी फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस। अक्सर औकात पेपर्स में एमसीक्यूज़ में ये पूछा जाता है कि मॉर्गेंथ्यू का, या पूछ लेते हैं कि पॉलिटिक्स अमंग नेशंस किसने लिखी है, या फिर पूछ लेते हैं कि मॉर्गेंथ्यू की फेमस बुक कौन सी है, 1948, आगे उसका ईयर भी दिया हुआ है। क्लासिकल रियलिज़म को, न्यू क्लासिकल रियलिज़म को आपने मिक्स नहीं करना। क्लासिकल रियलिज़म हमने जो प्रीवियसली डिस्कस किया है, अब हम न्यू क्लासिकल रियलिज़म डिस्कस करेंगे। इसी तरह जो क्लासिकल रियलिस्ट्स हैं उनमें थ्यूसिडाइड्स हैं, हॉब्स हैं, मैकियावेली हैं, और न्यू क्लासिकल रियलिस्ट कौन है, हैंस मॉर्गेंथ्यू। मैन एंड वोमेन आर बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल्स। अब न्यू क्लासिकल रियलिज़म में जो हैंस मॉर्गेंथ्यू है वो कह रहे हैं कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ह्यूमंस हैं, दे आर बाय नेचर पॉलिटिकल एनिमल्स, बॉर्न टू परस्यू पावर हासिल करने के लिए पैदा होते हैं, एंड एन्जॉय द फ्रूट ऑफ दैट पावर, और उस पावर को इन्जॉय करने के लिए। द अल्टीमेट पोलिटिकल एस्केप विद इन विच सिक्योरिटी कैन बी अरेंज्ड एंड इन्जॉयड इज़ द सॉवरन स्टेट। वो कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सॉवरन स्टेट को ऑर्गेनाइज करके क्या किया जा सकता है, सिक्योरिटी जो है वो अरेंज की जा सकती है। द ह्यूमन एनिमल्स डोमिनेंटली इनएविटेबल ब्रिंग्स ह्यूमैनिटी इनटू कॉन्फ्लिक्ट। वो कहते हैं कि जो ह्यूमंस की पावर को गेन करने की, ठीक है, जो सेल्फिश नेचर है, ये ह्यूमैनिटी को जो है इट जो ब्रिंग्स अंडर द कॉन्फ्लिक्ट। पॉलिटिक्स, अब मॉर्गेंथ्यू के जो आप नेक्स्ट मेन पॉइंट है वो है जी, पॉलिटिक्स इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर ओवर मैन एंड वट एवर इट्स अल्टीमेट एम मे बी, पावर इज़ इट्स इमीडिएट गोल एंड द मोड्स ऑफ एक्वायरिंग, मेंटेनिंग एंड ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग इट डिटर्मिन द टेक्निक ऑफ पोलिटिकल एक्शन। सेपरेट नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर ऑफ पॉलिटिक्स फ्रॉम प्राइवेट स्फेयर। ठीक है, वो कहते हैं लेकिन प्राइवेट स्फेयर और पब्लिक स्फेयर को आप अलग रखें, दोनों के मैटर्स को अलग रखें। समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू ट्रैम्पल ऑन ह्यूमन राइट्स फॉर द सेक ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, द मैकेनिज्म इज यूज टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ पावर। फिर एंड में वही बात हो गई है कि जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट है, विच इज़ डिफाइंड इन टर्म ऑफ पावर्स।
6 प्रिंसिपल्स दिए हैं मॉर्गेंथ्यू ने पॉलिटिकल रियलिज्म के, और सबसे पहला प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स इज़ रूटेड इन अ परमानेंट एंड अनचेंजिंग ह्यूमन नेचर विच इज़ सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ रिगार्डिंग एंड सेल्फ इंटरेस्टेड। पॉलिटिक्स वो कहते हैं कि जो ह्यूमंस की परमानेंट और अनचेंजिंग सेल्फिश नेचर है, इट इज़ डीप रूटेड समवेयर इन दैट। वही क्लासिकल रियलिस्ट्स वाला पॉइंट है, ये भी क्लासिकल रियलिस्ट, लेकिन थोड़ी सी मॉडिफिकेशन इन्होंने किया, इसलिए इनको न्यो क्लासिकल रियलिस्ट कहा जाता है। सेकेंड इनका प्रिंसिपल है पॉलिटिक्स इज़ एन ऑटोनोमस स्फीयर ऑफ एक्शन एंड कैन नॉट देयर फोर बी रिड्यूस्ड टू इकोनॉमिक्स और टू मॉरल। वो कहते हैं कि जी पॉलिटिक्स जो है वो एक ऑटोनोमस स्फीयर एक्शन है, इसलिए इसको जो है आप इकोनॉमिक्स या मॉरल्स से लिंक नहीं कर सकते। लीडर्स गाइडेड बाय डिक्टेट्स ऑफ पॉलिटिकल विजडम, जो लीडर हैं वो पॉलिटिकल विजडम उनको डिक्टेट करती है। सेल्फ, थर्ड पॉइंट है सेल्फ इंटरेस्ट इज़ अ बेसिक फैक्ट ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। स्टेट्स seek own security and survival. Fourth principle है the ethics of politics is political or situational, which is very different from private morality. Thus leaders burdened by their responsibility, the people should strive not to do the best but rather to do the best that circulate on that particular time permit. Fifth point है opposing crusading behavior because it threatens international peace and security. Statecraft involves a profound awareness human limitation and imperfections. ये जो हैं रियलिस्ट हैं, ये मॉर्गेंथ्यू न्यू रियलिस्ट हैं, ये इनके 6 जो हैं वो पॉइंट्स हैं। आगे आ जाता है जी स्ट्रक्चरल रियलिज्म। थर्ड जो टाइप है रियलिज्म की, क्लासिकल रियलिज्म, न्यो क्लासिकल रियलिज्म एंड द थर्ड इज़ स्ट्रक्चरल रियलिज्म और न्यू रियलिज्म भी इसी को कहते हैं। न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म ये एक ही टाइप के दो नाम हैं। न्यू रियलिज्म में या स्ट्रक्चरल रियलिज्म जो है ना, इट इज़ इमर्ज इन 1990s। वो कहते हैं कि इनको 1990s में, अब 1990s में आप देखें कि क्या हो रहा है, अर्ली 1990s में कोल्ड वॉर एंड हो रही है। दुनिया जो है वो उसमें दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, उसमें चेंज आ रहा है। चेंज किस तरह से आ रहा है, कोल्ड वॉर ख़त्म हो रही है, ठीक है। बाईपोलर जो वर्ल्ड थी जिसमें 2 सुपर पावर्स थी, कोल्ड वॉर में हम देखते हैं कि 2 सुपर पावर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, जिसको आज के दौर में रशिया कहा जाता है, ये जो हैं ये 2 दुनिया की ताकतें थी। ये थ्रू आउट द कोल्ड वॉर दे फॉट विद ईच अदर ऑन डिफरेंट फ्रंट्स एंड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। लेकिन अर्ली 1990s में, ऑलमोस्ट 1991 में कोल्ड वॉर ऑलमोस्ट एंडेड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। रशिया बन जाता है, सोवियत यूनियन की डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है और एक न्यू इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज होता है जिसको यूनिपोलर, ठीक है, यूनी मीन सिंगल, यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहते हैं, और उसमें एक ही सोल सुपर पावर होती है, दैट इज़ अमेरिका। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं। द स्ट्रक्चरलिज्म या न्यू रियलिज्म इज़ अडॉप्टेड इन 1990s, ठीक है, explains pattern of international events in terms of the system structure rather than the internal makeup of the individuals। अब वो कहते हैं कि जो न्यू रियलिस्ट्स हैं ये इंटरनेशनल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है ये उसको डिस्कस करते हैं रादर देन द इंटरनल जो उसके प्रॉब्लम्स हैं उसकी बजाय क्या करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। दिस अप्रोच कंकर्स दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज़ बेसिकली अ स्ट्रगल फॉर पावर बट चेंजेस द व्यू दैट दिस इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। लेकिन वो कहते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है, नो डाउट इट इज़ अ स्ट्रगल फॉर पावर, लेकिन ये जो ह्यूमन की नेचर है उसके नतीजे में ऐसा नहीं है, ठीक है। दे डू नॉट ब्लेम ह्यूमन नेचर फॉर दैट, ठीक है। वो किस चीज़ की बात करते हैं, वो कहते हैं कि इट एट्रीब्यूट्स सिक्योरिटी कंपटीशन एंड इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट टू द लैक ऑफ एन overarching authority above state and the distribution of power in international system। अब वो कहते हैं कि ये जो सिस्टम है इंटरनेशनल का, इसका जो स्ट्रक्चर है ये डिफ़ाइन करता है कि जो स्टेट्स हैं इनके बीच में स्ट्रगल पावर है, ना कि जो ह्यूमन की नेचर है।
पोलैरिटी, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पावर सेंटर इन द सिस्टम। वही बात वो कहते हैं कि अब देखिए मल्टीपोलर सिस्टम होता है, बाईपोलर, ट्राईपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर जो वर्ल्ड सिस्टम होता है उसमें नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं दे आर कम्पीटिंग फॉर देयर इंटरेस्ट, ठीक है। काफ़ी सारे उसमें जो हैं वो मेजर पावर्स होती हैं। इन टुडेज़ वर्ल्ड, आजकल का अगर हम एरा देखें तो हम देखते हैं कि इसमें चाइना इमर्ज हो रहा है, यूएसए है, ठीक है, रशिया फिर से इमर्ज हो रहा है, इंडिया इमर्ज हो रहा है। सो वी कैन say to some extent that the contemporary international political system is multipolar to some extent, ठीक है। बाई क्योंकि इसमें नंबर ऑफ मेजर पावर्स हैं, कोई एक दो पावर्स नहीं है, नंबर ऑफ मेजर पावर है, इसलिए ये मल्टीपोलर सिस्टम है। बाईपोलर में दो जो है वो ताकतें होती हैं, जैसा कि कोल्ड वॉर में था, मैंने आपको बताया है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूएसएसआर, ठीक है, जिसको आजकल रशिया कहते हैं, ये दो पावर्स थी, तो इट वाज अ बाईपोलर सिस्टम। ट्राईपोलर में इसी तरह से तीन मेजर पावर्स होती हैं और यूनी पावर में सिंगल पावर होती है, जो कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद जो एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में इमर्ज होता है, दैट वाज द यूनिपोलर सिस्टम, जिसमें हम अमेरिका को देखते हैं एज अ सोल सुपर पावर, एज अ सिंगल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। सो इट वाज अ यूनिपोलर सिस्टम। सो अब देखिए ये स्ट्रक्चर की बात हो रही है ना, यहाँ पे इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करिए कि स्ट्रक्चर कैसा है, मल्टीपोलर है, बाईपोलर है, ट्राईपोलर है या यूनिपोलर है। तो न्यू रियलिज्म इज ऑल अबाउट दिस, हाउ दे सी द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम। कोर असम्पशंस इनकी क्या है, स्टेट एंड अदर एक्टर्स इंटरेक्ट इन एनार्किक इन्वायरमेंट। वो कहते हैं कि स्टेट और जो बाकी एक्टर्स हैं वो एनार्किक इन्वायरमेंट में वो है इंटरेक्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम इज़ अ मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टर्स बिहेवियर। अब जो वो स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है, इट इज़ द डिटर्मिनेंट ऑफ एक्टर्स बिहेवियर, ना कि जो ह्यूमन की नेचर है। जो क्लासिकल रियलिस्ट्स हैं वो कहते हैं कि ह्यूमन नेचर डिटर्मिन द बिहेवियर ऑफ द एक्टर, लेकिन जो न्यो रियलिज्म है दे से द स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम डिटर्मिन द बिहेवियर ऑफ द एक्टर। स्टेट्स आर सेल्फ इंटरेस्ट ओरिएंटेड एंड एनार्किक and competition system pushes them to favor self-help over cooperative behavior. States are rational actors selecting strategies to maximize benefits and minimize losses. States see all other states as potential enemies and threat to their national security. वही बात जो क्लासिकल रियलिज्म में हमने या रियलिज्म में देखी है, रोसियो, it is not human nature but the anarchic system which foster jealousy, सस्पिशंस एंड इनसिक्योरिटी। अब रोसियो जो है ये न्यू रियलिस्ट्स हैं, ये कहते हैं कि ह्यूमन नेचर नहीं बल्कि जो एनार्किक इंटरनेशनल सिस्टम है ये बुनियाद बनता है कॉन्फ्लिक्ट और वॉर की बिटवीन द स्टेट्स। आगे जो न्यू रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म है वो फर्दर क्या कहता है, स्कॉलर्स इन सिक्योरिटी स्टडीज प्रेजेंट टू फॉर्म ऑफ रियलिज्म, ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव रियलिज्म, ठीक है। ऑफेंसिव रियलिस्ट हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेटिव पावर, द पावर बिटवीन टू और मोर स्टेट, ठीक है, वो ऑफेंसिव रियलिस्ट्स हैं जो उसकी बात करते हैं। डिफेंसिव रियलिस्ट क्या करते हैं, दे रिकग्नाइज द कॉस्ट ऑफ वॉर, वो ये चीज़ भी देखते हैं कि अगर स्टेट्स वॉर में चली गई तो उसकी कॉस्ट क्या होगी, एंड एज्यूम दैट इट यूजली emanates from irrational forces in a society. They admit that expansionary states willing to use force make it impossible to live in world without weapons, ठीक है। thus cooperation is possible but more likely to succeed in relations with friendly states। अब स्ट्रक्चर जो न्यू रियलिस्ट्स हैं या स्ट्रक्चरल रियलिस्ट वो कहते हैं कि कॉपरेशन हो सकती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टेट्स के बीच में कॉपरेशन नहीं हो सकती, लेकिन ज़्यादा चांसेस क्या हैं कि कॉपरेशन जो है वो उन स्टेट्स के बीच में सक्सेसफुल हो जिनके दरमियान फ्रेंडली रिलेशंस हों। केंथ वॉल्ट्स हैं जो ही इज़ द मेन प्रोपोनेंट ऑफ न्यू रियलिज्म, जो इनके प्रोमिनेंट जो स्कॉलर हैं न्यू रियलिज्म के, दैट इज़ केंथ वॉल्ट्स अब स्ट्रक्चर रियलिज्म को किस तरह से देखते हैं कि उनका वो कहते हैं कि जी ही क्लेम्स दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम इज़ अ मेन फैक्टर इन शेपिंग द बिहेवियर ऑफ द स्टेट
कि जो स्ट्रक्चर है इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो बिहेवियर शेप करता है स्टेट्स के। ठीक है, स्ट्रक्चर, जिस इन्वायरमेंट में, जिस इंटरनेशनल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में स्टेट्स होंगी, वो उस स्ट्रक्चर को देख के अपना जो बिहेवियर है उसको डिसाइड और रेगुलेट करेंगी अकॉर्डिंग टू Kenneth Waltz. Nevertheless, Waltz concurs with traditional realists that major power still determine the nature of the international system. However, जो वॉल्ट्स हैं वो कहते हैं कि जो मेजर पावर हैं उनका भी इंटरनेशनल सिस्टम के नेचर पे जो है वो इन्फ्लुएंस होता है। स्ट्रक्चर रियलिस्ट्स मिनिमाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल एट्रीब्यूट्स एज डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्टेट्स फॉरेन पॉलिसी। Structure realists accept many assumptions of traditional realism. They believe that force is a critical tool of statecraft and balance of power is still the central mechanism for world. ये वो कहते हैं कि ये यहाँ पे वो जो क्लासिकल रियलिस्ट्स हैं उनके साथ अग्री करते हैं। अब कंटेम्प्रेरी रियलिस्ट्स, कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है करंट, जो आजकल के दौर के रियलिस्ट्स हैं वो क्या, न्यू अप्रोच सिंस द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, डिसेंट फ्रॉम बोथ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर रियलिज्म। न्यू क्लासिकल रियलिस्ट लाइक ज़कारिया ब्रिंग इनटू द फोल्ड यूनिट लेवल वेरिएबल सच इज़ हाउ पावर इज़ परसीव्ड एंड हाउ लीडरशिप इज़ एक्सरसाइज्ड। अब वो कहते हैं कि जो कंटेम्प्रेरी रियलिस्ट हैं, जो करंट आज के ज़माने के हैं, वो देखते हैं कि पावर को किस तरह से परसीव करते हैं और लीडरशिप को किस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। प्लेसेस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स एज इंटरवेनिंग वेरिएबल बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर। यहाँ पे अब वो कहते हैं कि जो आज करंट रियलिस्ट्स हैं वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी जो है वो एज अ इंटरवेनिंग वेरिएबल देखते हैं बिटवीन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड फॉरेन पॉलिसी बिहेवियर। ठीक है, रैशनल चॉइस realism claim that institutions matter and seek to apply realism to all state. Strategic realism scaling pays little attention to normative aspects of realism. ठीक है, ये कुछ वही चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं। अब हम ऑब्जर्वेशंस में देखते हैं कि जो रियलिज्म है उस पर क्रिटिसिज्म क्या हुआ है। ठीक है, जो रियलिज्म थेरी के क्रिटिक हैं वो क्या कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हर थेरी पे क्रिटिसिज्म होता है और उस क्रिटिसिज्म के नतीजे में एक न्यू थेरी जो है वो डेवलप होती है। अब हम देखते हैं कि रियलिज्म की जो कोर असम्पशन है उस पर क्या क्रिटिसिज्म हुआ। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंस इज़ बिटवीन दोज हु ग्रांट थ्योरेटिकल primacy to human nature and those who advocate the importance of systematic factor। हाँ, वो कहते हैं कि जो नेचर, ह्यूमन नेचर की उस पर और सिस्टमेटिक जो उन्होंने बात की है इम्पॉर्टेंस ऑफ सिस्टमेटिक फैक्टर्स की, इस पर डिफरेंस है। हाउएवर ऑल रियलिस्ट सब्सक्राइब टू स्टेटिज्म, सर्वाइवल एंड सेल्फ हेल्प। तमाम जो रियलिस्ट्स हैं वो स्टेटिज्म, सर्वाइवल और सेल्फ हेल्प पे मुत्तफिक हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम और ह्यूमन बिहेवियर पे वो कहते हैं कि उनमें क्लीवेजेस, डिफरेंसेस हैं, लेकिन ये जो तीन चीज़ें हैं इन पे मुत्तफिक हैं। स्टेटिज्म इज़ द सेंटर पीस ऑफ रियलिज्म। अब स्टेटिज्म जो है उसके दो क्लेम्स हैं। द स्टेट इज़ द मेन एक्टर, ठीक है, स्टेट मेन एक्टर है, और स्टेट ही जो है वो सॉवरन एक्टर है। अब क्रिटिसिज्म स्टेटिज्म पे क्या हुआ है, वो कहते हैं कि ऑन एम्पिरिकल ग्राउंड्स देयर आर चैलेंजेस टू द स्टेट पावर फ्रॉम अबव एंड बिलो द इमरजेंस ऑफ अदर एक्टर्स। वो कहते हैं कि स्टेट की पावर को चैलेंजेस हैं, स्टेट जो है वो चैलेंज फेस करती है। कहाँ से चैलेंज फेस करती है, जो बाकी एक्टर्स हैं विद इन या आउटसाइड, उनसे जो है वो स्टेट की को है चैलेंजेस हैं। ऑन नॉर्मेटिव ग्राउंड्स द इनएबिलिटी ऑफ सॉवरन स्टेट्स टू रिस्पॉन्ड टू कलेक्टिव ग्लोबल प्रॉब्लम्स सच एज फेमाइन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड ह्यूमन राइट्स एब्यूज़। अब वो कहते हैं कि एक और चैलेंज है स्टेट सॉवरेनिटी को, एक और थ्रेट है, वो जो नेचुरल डिज़ास्टर की सूरत में हो सकता है, फेमाइन उसमें हो सकता है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो ह्यूमन राइट्स का अब्यूज़ होता है, ये भी स्टेट की सॉवरेनिटी को क्या है, वो एक थ्रेट है। तो ये स्टेटिज्म पे क्रिटिसिज्म हुआ है। नेक्स्ट जो रियलिज्म का पॉइंट है सर्वाइवल ऑफ द स्टेट, उस पर भी अब क्रिटिसिज्म है। अब हम देखते हैं कि उस पर क्या क्रिटिसिज्म है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल स्टेट इज़ सर्वाइवल। वो कहते हैं कि जो रियलिस्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू दैम हर स्टेट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो सर्वाइवल है, ठीक है। लेकिन
क्रिटिसिज्म क्या है? देयर आर नो लिमिट्स टू व्हाट एक्शन अ स्टेट कैन टेक इन द नेम ऑफ नेसेसिटी। लेकिन वो कहते हैं कि कोई लिमिट नहीं है स्टेट के एक्शंस पे, कि स्टेट जो है वो किस हद तक अपने सर्वाइवल के लिए एक्शन ले सकती है, इस पे कोई चेक नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ये जो सर्वाइवल एट्रीब्यूट है रियलिस्ट का, ये उस पर क्रिटिसिज्म हुई है। नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प। नो अदर स्टेट कैन बी रिलाइड अपॉन द गारंटी यूर सर्वाइवल। नो, अच्छा ठीक है, वो सेल्फ हेल्प में कहते हैं कि कोई दूसरी स्टेट जो है वो स्टेट सर्वाइवल को गारंटी नहीं कर सकती, खुद ही आपको अपने सर्वाइवल को इंश्योर करना होता है, सेल्फ हेल्प करनी होती है स्टेट्स को, जो हमने पीछे डिस्कस किया है। अब इस पर क्या क्रिटिसिज्म हुई है? सेल्फ हेल्प इज़ नॉट एन इनएविटेबल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट। वो कहते हैं जो सेल्फ हेल्प है वो इस चीज़ की निशान नहीं करता है कि एब्सेंस है वर्ल्ड गवर्नमेंट की। एक इंटरनेशनल जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो जो है वो एब्सेंट है फ्रॉम द मैप ऑफ द ग्लोब। इसलिए जो स्टेट्स हैं उनको खुद ही एक्ट करना होता है, खुद ही हेल्प करना होता है। अदर क्रिटिसिज्म है रियलिज्म इज़ टू नैरो फोकस्ड, इग्नोर्स इम्पॉर्टेंट facets of international life. It overlooks the cooperative strain in human nature. States are not only in conflict, they also share common interests and observe common rules. Ignores other important actors, human beings, NGOs, etc. Plays down the influence of international law. There are also other values besides in national interest. अब ये बाकी जो हैं वो क्रिटिसिज्म हुई हैं रियलिज्म की। वो कहते हैं कि जो है ह्यूमन नेचर के अलावा, ठीक है, स्टेट जो हैं वो कॉपरेट भी करती हैं एक दूसरे के साथ, कुछ कॉमन जो हैं वो उनके इंटरेस्ट भी होते हैं। स्टेट्स के अलावा और भी एक्टर्स हैं, ये भी क्रिटिसिज्म हुआ है। और इंटरनेशनल लॉ को वो क्या कहते हैं, ये जो है वो ओवरलुक करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द थ्योरी ऑफ रियलिज्म, जिसमें हमने कोर असम्पशन ऑफ रियलिज्म डिस्कस किया, हमने उसके एलिमेंट्स डिस्कस किए हैं, फिर हमने उसकी 3 टाइप्स क्लासिकल रियलिज्म, न्यो क्लासिकल रियलिज्म और स्ट्रक्चरल रियलिज्म को भी डिस्कस किया, और एंड पे हमने रियलिज्म पे जो क्रिटिसिज्म हुआ है उसको भी ब्रीफली देखा है। थैंक यू सो मच।